Hello friends, myself Prithvi Chaudhary from PSMG India Solutions Private Limited। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो नंबर 3 में और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरी कंपनी के बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको बहुत काम आएगी। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियो नंबर 1 में कि ये मेरा वीडियो कंप्लीट एक वीडियोस की सीरीज़ रहेगी जिसमें 4 वीडियो रहेंगे और ये वाला वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले जो मैं वीडियो ला चुका हूं उसमें जो पहला वीडियो था वीडियो नंबर 1 था, उसमें मैंने बताया था कि कंपनी का बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के फ्रेंचाइजी फीस और कॉमर्शियल्स क्या क्या हैं। और उसके बाद में वीडियो नंबर 2 आया था जिसमें मैंने बताया था कि एक ग्राहक सुविधा के अंदर कितनी अर्निंग कर सकता है इंडिविजुअल लेवल पर। और वीडियो नंबर 3 जो कि प्रेजेंटली वीडियो है जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर कितनी अर्निंग कर सकता है। और उसके बाद में आता है वीडियो नंबर 4 जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कितनी अर्निंग कर सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि इस वीडियो में मैं जो इनकम स्ट्रक्चर बताने वाला हूं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर की बताने वाला हूं। वैसे अगर इनकम की बात करें तो एक पर्सन पीएसएमजी के साथ जुड़ के 3 तरीके से इनकम अर्न कर सकता है। अगर वो एक इंडिविजुअल ग्राहक सुविधा केंद्र की आईडी लेता है तो उसकी इनकम क्या होगी वो मैं वीडियो नंबर 2 में बता भी चुका हूँ। और अगर वो एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप की आईडी लेता है और अपने नीचे एक ग्राहक सुविधा केंद्र का नेटवर्क क्रिएट करता है तो उसकी इनकम कितनी होगी वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। और अगर वो एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनता है और अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क क्रिएट करता है तो उसकी अर्निंग कितनी होगी वो मैं इससे अगले वाले वीडियो में आपको पूरा शेयर करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम की तो डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम बताने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूटर का हायरार्की क्या है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर की हायरार्की जैसी आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर को ऑथराइजेशन मिलती है कि वो अपने नीचे ग्राहक सुविधा केंद्र का नेटवर्क क्रिएट कर सके और जितना उसको अलॉट होता है, जैसे कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो ऑथराइजेशन देते हैं वो 500 ग्राहक सुविधा केंद्र ओपन करने की ऑथराइजेशन देते हैं, तो वो अपने नीचे 500 ग्राहक सुविधा केंद्र जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं वैसे ओपन कर सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी जो उसको ऑथराइजेशन देती है वो 500 ग्राहक सुविधा केंद्र ओपन करने की ऑथराइजेशन देती है। तो देखिए 500 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ जो कि फिजिबल भी है कि हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि जैसे उसको 500 ग्राहक सुविधा केंद्र की ऑथराइजेशन मिली है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वो खोलता है 150, 200, 250 जितने भी खोलता है उसमें से सिर्फ 100 ही ग्राहक सुविधा केंद्र फुल पोटेंशियल से काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया था कि ये ग्राहक सुविधा केंद्र अगर जो काम करता है एक्टिवली तो कितना उसको कौन कौन सी सर्विस में काम कर रहा है वो सारे के सारे मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि सिर्फ 100 ही ग्राहक सुविधा केंद्र फुल पोटेंशियल से एक्टिवली काम कर रहे हैं आउट ऑफ 500। तो जो मैं अब आपको पूरी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ वो सिर्फ 100 के एग्जाम्पल लेकर ही बता रहा हूँ। मैं 500 के एग्जाम्पल लेकर आपको मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊँगा क्योंकि प्रैक्टिकल थिंग पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और प्रैक्टिकल तौर पे ही मैं ये लेके चलता हूँ कि 500 के जो रिटेलर्स उसने वो ग्राहक सुविधा केंद्र ओपन करता है एक डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 ही ग्राहक सुविधा केंद्र एक्टिवली काम कर रहे हैं जैसा मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया था। तो उस हिसाब से उसकी कितनी इनकम आती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसमें लिखा हुआ है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम नेटवर्क। ये रॉयल्टी इनकम कैसे है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना एक ग्राहक सुविधा केंद्र का नेटवर्क क्रिएट कर दिया। अब ग्राहक सुविधा केंद्र डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम नहीं करेगा, ग्राहक सुविधा केंद्र अपने लिए खुद के लिए काम करेगा और वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा आगे लोगों को, तो वो अपने लिए करेगा, अपने फायदे के लिए करेगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे रॉयल्टी आती है क्योंकि जितनी भी वो सर्विसेज यूज करेगा डिस्ट्रीब्यूटर का एक फिक्स पार्ट है जो हमारे एग्रीमेंट में फाइनल भी किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को हर सर्विस में एक फिक्स पार्ट उसको एज ए इंसेंटिव मिलता रहेगा। तो ग्राहक सुविधा के अंदर जितना भी अपने लिए खुद काम करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को ऑटोमेटिकली रॉयल्टी इनकम आती रहेगी लाइफ टाइम के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है।
अब अगर बात करें, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, एक एग्जांपल वीडियो नंबर 2 में जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वही एग्जांपल मैं इसमें दिखाऊंगा कि उस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को कितनी अर्निंग होगी। मैं कोई नया एग्जांपल नहीं लाने वाला, और ये मान के चल रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास में 100 ग्राहक सुविधा केंद्र का नेटवर्क है। तो जैसा कि मैं बात करता हूँ, पहली सर्विस जैसे ग्राहक सुविधा केंद्र यूज़ करता है मोबाइल रिचार्ज की, जिसमें वो 1000 रुपीज़ का उसके पास में एक दिन में रिचार्ज के लिए बिजनेस आता है, जैसा मैंने पहले वीडियो नंबर 2 में बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो नंबर 2 जरूर देखिएगा। उसमें मैंने एक ग्राहक सुविधा केंद्र का कितनी इंसेंटिव और कितनी इनकम आती है वो मैंने पूरा बताया है, और वही सेम एग्जाम्पल मैं इसमें रिपीट करने वाला हूँ। और अगले वीडियो नंबर 4 में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर वाले में भी सेम वीडियो नंबर 2 वाला एग्जाम्पल ही रिपीट करने वाला हूँ। तो वीडियो नंबर 2 जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। एक ग्राहक सुविधा केंद्र जिसके पास में पूरे दिन में 1000 रुपये का बिजनेस आता है मोबाइल रिचार्ज में, तो उस मोबाइल रिचार्ज में कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देती है वो है 0.50% का पर ट्रांजेक्शन का कमीशन देती है। और ये केस टू केस वेरी करता है अलग सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से, जैसे एयरटेल का अलग है और जियो का अलग है, वोडा का, आइडिया का सब अलग है, तो मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को 0.50% का कमीशन मिलता है हर रिचार्ज पे, जो कि एक ग्राहक सुविधा केंद्र उसके नेटवर्क वाला करता है। तो इस हिसाब से एक ग्राहक सुविधा केंद्र के पास में से उसको कितनी अर्निंग हुई, 5 रुपये एक ग्राहक सुविधा केंद्र से एक दिन में उसको अर्निंग हुई। उसके नेटवर्क में 100 ग्राहक सुविधा केंद्र थे, तो उसकी कितनी अर्निंग हुई, 100 × 5, तो वो हो गया 500 रुपीज़ उसकी अर्निंग हुई एक ग्राहक सुविधा केंद्र से, सॉरी 500 ग्राहक सुविधा केंद्र से एक दिन में उसके नेटवर्क से। तो एक महीने में से उसकी अर्निंग हुई 500 × 30 डेज, जो कि हुई 15,000 रुपये उसको एक महीने के अंदर उसकी अर्निंग होती है 100 ग्राहक सुविधा केंद्र से। इसी तरीके से अगर डिश टीवी का बात करता हूँ, तो डिश टीवी का जो रिचार्ज है जो मैं बोल रहा हूँ वो 500 रुपये का एक दिन में बिजनेस आता है ग्राहक सुविधा केंद्र के पास में। तो पर ट्रांजेक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है वो मिलता है 0.50% का। तो इस हिसाब से उसको एक ग्राहक सुविधा केंद्र की से कितनी अर्निंग हुई, एक दिन में 2.5 रुपये की अर्निंग हुई। तो उसके टोटल जो नेटवर्क है जिसमें 100 ग्राहक सुविधा केंद्र, उससे टोटल कितनी अर्निंग हुई, 100 ग्राहक सुविधा केंद्र इंटू 2.5 रुपये, जो कि हुआ 250 रुपये पर डे पर 100 ग्राहक सुविधा केंद्र से। और इस हिसाब से उसके महीने में कितनी अर्निंग हुई, महीने में जो उसकी अर्निंग हुई वो हुई 250 × 30 डेज, जो कि हुए 7,500 रुपये पर मंथ पर 100 ग्राहक सुविधा केंद्र से उसकी अर्निंग होती है। अब अगर मैं पैन कार्ड सर्विस की बात करूं, जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 2 में एग्जांपल लिया था कि एक दिन में एक पैन कार्ड एप्लीकेशन आती है, तो एक पैन कार्ड एप्लीकेशन पे अभी जो कमीशन स्लैब है एक डिस्ट्रीब्यूटर का, उसको 2 रुपये मिलते हैं। तो इस हिसाब से उसकी कितनी अर्निंग हुई, एक दिन में एक ग्राहक सुविधा केंद्र से उसकी जो अर्निंग हुई वो हुई 2 रुपये की। तो उसकी 100 ग्राहक सुविधा केंद्र के नेटवर्क से कितनी अर्निंग हुई, 100 × 2, 200 रुपये एक दिन में उसकी अर्निंग होती है पैन कार्ड से 100 ग्राहक सुविधा केंद्र से। तो महीने में कितनी अर्निंग होती है, महीने में होती है उसकी 200 × 30 डेज, जो कि हुआ आपकी 6,000 रुपये उसकी अर्निंग यहाँ से भी होती है पैन कार्ड सर्विस से भी। अगली सर्विस पे चलते हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बताया था कि जनरली होता क्या है कि जो बिजली बिल जमा करने की आखिरी डेट होती है उसी दिन लोग सारे पहुंचते हैं जमा करने के लिए, लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती नहीं है। तो मैंने ये मान के चला था कि 30 लोग आए बिजली बिल जमा करने के लिए आखिरी दिन में, तो अगर उसका डेली के हिसाब से एवरेज निकालें महीने में तो 30% डिवाइडेड बाई 30 डेज, जो कि हुआ 1 बिजली बिल पर डे। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं कि हर रोज़ एक ग्राहक सुविधा केंद्र में एक बिजली का बिल आता है जमा होने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर को पर बिजली के बिल पे 50 पैसा का इंसेंटिव मिलता है, कमीशन मिलता है। तो इस हिसाब से उसको पर ग्राहक सुविधा केंद्र पे कितने की अर्निंग हुई, एक दिन में 50 पैसे की। तो 100 ग्राहक सुविधा केंद्र पे उसको कितने की अर्निंग हो गई, 100 × 50 पैसा, जो कि हुआ आपका 50 रुपये पर डे की। तो एक महीने की जो उसको अर्निंग हुई वो हुई आपकी
50 रुपीज़ इंटू 30 डेज, जो कि हुई 1500 रुपीज़ पर मंथ की। अब अगर बात करें पैन एप्लीकेशन की, तो सेम वही केस है कि जैसा वीडियो नंबर 2 में बताया था मैंने कि एक हफ्ते में एक ग्राहक सुविधा केंद्र के पास में एक पैन कार्ड की एप्लीकेशन आती है, सॉरी पासपोर्ट की एप्लीकेशन आती है। उसमें जो कंपनी का चार्ज होता है वो है 500 रुपीज़, जिसके अंदर जीएसटी का अगर मैं काटता हूँ तो उसके बाद में 420 रुपये के पास में मोटा मोटा कंपनी को प्रॉफिट बचता है, जिसमें से 10% मैं डिस्ट्रीब्यूटर को रिलीज़ करता हूँ एज ए उसका कमीशन। तो 420 का जो 10% है वो हुआ 42 रुपीज़ का उसको कमीशन रिलीज़ होता है। और ये 42 रुपीज़ का कमीशन उसको एक ग्राहक सुविधा केंद्र से एक हफ्ते में आ रहा है एक एप्लीकेशन पे। तो इस हिसाब से 100 ग्राहक सुविधा केंद्र से उसको कितने के आई, 100 ग्राहक सुविधा केंद्र से उसको 4200 रुपये की अर्निंग हुई एक हफ्ते में। और इसी तरीके से एक महीने में जो उसको अर्निंग हुई वो हुई 4200 इंटू 4 वीक्स, जो कि हुआ 16800 रुपये की अर्निंग उसको पासपोर्ट एप्लीकेशन से भी होती है। अब अगली सर्विस पे चलते हैं, जो कि है पेमेंट विड्रॉल सर्विस। इस पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ग्राहक सुविधा केंद्र के पास में हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ 10,000 रुपये का ही दिन में विड्रॉल का केस आता है, जो मैंने वीडियो नंबर 2 में डिस्कस भी किया था। तो इसमें हर 3,000 के स्लॉट पर जो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन रिलीज होता है वो है 1.5 रुपया। अगर आप इसको और सिंपल तरीके से समझें तो कंपनी जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन रिलीज करती है वो है 1,000 रुपये के विड्रॉल पर उसको 50 पैसे का कमीशन रिलीज होता है। तो इस हिसाब से 10,000 पे उसको जो कमीशन रिलीज हुआ वो हुआ 5 रुपये का, जिसके अंदर 3,000 के स्लॉट हैं और 1,000 का स्लॉट है। तो एक ग्राहक सुविधा केंद्र से उसको एक दिन में 5 रुपये का इंसेंटिव मिलता है, कमीशन मिलता है। तो 100 ग्राहक सुविधा केंद्र से जो उसको कमीशन मिला एक दिन में वो हुआ 100 GSK इंटू 5, जो कि हुआ 500 GSK उसको कमीशन मिलता है। तो टोटल मंथ में उसका जो इनकम आ गई डिस्ट्रीब्यूटर की पेमेंट विड्रॉल से वो हुई 500 इंटू 30 डेज, जो कि मोटा मोटा 15,000 रुपीज़ के करीब होता है पर मंथ का। अब अगर बात करें पेमेंट डिपॉजिट का, तो सेम वही 10,000 की डिपॉजिट भी आती है मनी ट्रांसफ़र की। तो उसमें जो उसको कमीशन रिलीज होता है पर स्लॉट पे पर 5,000 पे उसको 0.50% का कमीशन रिलीज होता है। तो इस हिसाब से उसको 10,000 पे उसको 1 रुपये का कमीशन रिलीज होता है। तो एक ग्राहक सुविधा केंद्र से एक दिन में 1,000 रुपये की उसको कमीशन रिलीज मिलती है। तो 100 ग्राहक सुविधा केंद्र से उसको 100 रुपये का कमीशन मिलता है एक दिन में। तो इस हिसाब से पूरे महीने में जो उसको कमीशन मिलता है वो 3,000 रुपीज़ का कमीशन मिलता है। दोस्तों मैं फिर से आपसे बताना चाहूँगा कि जो ये पेमेंट विड्रॉल है और पेमेंट डिपॉजिट सर्विस है ये बहुत ज़्यादा होती है गाँव में और छोटे छोटे शहरों में एक एक दिन में 30-30, 40-40 हज़ार का डिपॉजिट और विड्रॉल हो जाता है। मैंने फिर भी बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब अगली सर्विस पे चलते हैं, जो कि है जीएसटी सर्विस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ग्राहक सुविधा केंद्र के पास में एक हफ्ते में एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का केस आता है और जिस पे कंपनी जो पीएसएमजी चार्ज करती है वो है 350 रुपीज़ का। तो 350 रुपीज़ में से अगर मैं जीएसटी हटाता हूँ तो ये कुछ 290 के करीब में बचता है कंपनी को प्रॉफिट। तो उसमें से 10% मैं रिलीज़ करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को एज उसका कमीशन। तो एक वीक में एक ग्राहक सुविधा केंद्र से एक रजिस्ट्रेशन से उसको 29 रुपये बचते हैं। तो 100 ग्राहक सुविधा केंद्र से उसको जो बचते हैं वो है 100 इंटू 29 रुपीज़, जो कि हुआ 2900 रुपये एक हफ्ते में उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से बचते हैं। तो एक महीने में जो उसकी इनकम होती है वो 2900 इंटू 4, जो कि हुआ 11,600 रुपीज़ पर मंथ की उसकी इनकम जीएसटी रजिस्ट्रेशन से भी होती है। अब अगर बात करूं जीएसटी फाइलिंग की, तो जीएसटी फाइलिंग का जैसे मैंने केस बताया था आपको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वीडियो नंबर 2 में तो मैंने बताया था कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराता है फिर फाइलिंग भी वही करवाता है, लेकिन तब भी मैं वर्स्ट केस यही मान रहा हूँ कि चाहे कितना भी आप लोग फाइलिंग कर लो तब भी आप महीने के सिर्फ जीएसटी 5 ही जीएसटी फाइलिंग करता है मेरा एक ग्राहक सुविधा केंद्र। तो पर फाइलिंग पे जैसे मैं 200 रुपये चार्ज करता हूँ तो जीएसटी हटाने के बाद में 160 के करीब बचता है। तो 10% मैं कमीशन देता हूँ पर फाइलिंग पे ग्राहक सुविधा केंद्र को, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ग्राहक सुविधा केंद्र जो अर्निंग हुई वो हुई
एक फाइलिंग पे उसको 16 रुपये बचते हैं। तो एक ग्राहक सुविधा केंद्र से 5 फाइलिंग हुई है तो उसको 80 रुपये बचते हैं एक महीने के। तो इस हिसाब से 100 ग्राहक सुविधा केंद्र में उसको 8,000 रुपये महीने के यहाँ से भी बच जाते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कंपनी फॉर्मेशन पे। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने एक पार्टनरशिप का एग्जांपल लिया था, तो एक पार्टनरशिप फर्म में मैं ये मान के चल रहा था, वीडियो नंबर 2 में बताया था मैंने कि एक महीने में एक ग्राहक सुविधा केंद्र के पास में एक ही पार्टनरशिप का केस आता है। तो कंपनी 2,500 रुपये के करीब 3,000 रुपये चार्ज करती है, जिसमें जीएसटी हटाने के बाद में 2,500 रुपये बचते हैं। और ये 2,500 का 10% कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को एज ए कमीशन रिलीज करती है, जो कि 250 रुपये होता है। अब एक ग्राहक सुविधा केंद्र से एक महीने में डिस्ट्रीब्यूटर को 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ कंपनी फॉर्मेशन पे। तो 100 ग्राहक सुविधा केंद्र से कितना हुआ, 250 इंटू 100, जो कि हुआ आपका 25,000 रुपये पर मंथ का कंपनी फॉर्मेशन से एक ग्राहक सुविधा केंद्र, एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट होता है। अगर मैं आईटीआर की बात करता हूँ, जैसा वीडियो नंबर 2 में बताया था कि मैं ये मान के चलता हूँ कि साल के आखिर में 10 आईटीआर के केस आपके पास में आते हैं। तो एक आईटीआर के केस में जो डिस्ट्रीब्यूटर को 50 रुपये के करीब इंसेंटिव बनता है, जो 10% का अगर मैं उसका कमीशन देखूँ तो उस हिसाब से एक साल में उसको एक ग्राहक सुविधा केंद्र से 500 रुपये की अर्निंग हुई। तो टोटल 100 ग्राहक सुविधा केंद्र से उसको एक साल के अंदर 50,000 रुपये की अर्निंग हुई। अगर मैं इसको मंथली कैलकुलेट करूं तो 50,000 डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, तो उसको एक ग्राहक सुविधा केंद्र 100 ग्राहक सुविधा केंद्र से 4,166 रुपये की अर्निंग यहाँ से भी होती है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे सर्विसेज जो हम दे रहे हैं। सर्विसेज हमारे पास में बहुत है, बंच ऑफ सर्विसेज है, लगभग 70-80 सर्विसेज है। मैंने आपको थोड़ी सी सर्विसेज से ही मेंशन करी है। अगर आप ये सोच के चलिए कि हर ग्राहक सुविधा केंद्र से, ये तो सिर्फ 100 एक्टिव ग्राहक सुविधा केंद्र की बात है, जो बाकी ग्राहक सुविधा केंद्र वो भी तो कुछ ना कुछ देंगे, वो भी तो कुछ ना कुछ काम करेंगे ही, भले इतना इफेक्टिव काम ना करे, तो वहाँ से भी इनकम आएगी। तो इनकम के बहुत सारे सोर्सेस हैं इसके अंदर। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब मैं ओवरऑल समरी पे चलता हूँ कि ओवरऑल सारी सर्विसेज से जितना भी कमीशन आता है उससे ग्राहक सुविधा केंद्र को कितनी अर्निंग होती है। तो अगर मैं बात करूँ मोबाइल रिचार्ज से, उसको पर मंथ की 15,000 की अर्निंग हुई थी, DTH से 7,500 की, पैन कार्ड से 6,000 की, बिजली बिल से 1,500 रुपये की, पासपोर्ट एप्लीकेशन से 16,000 के करीब, पेमेंट विड्रॉल से 15,000 के करीब, और पेमेंट डिपॉजिट से 3,000, और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन से 11,000, जीएसटी फाइलिंग से 8,000, कंपनी फॉर्मेशन से 25,000, आईटीआर से 4,116। तो ये सारी सर्विसेज मिला के जो मंथली इनकम एक डिस्ट्रीब्यूटर की बनती है वो बनती है 1,13,566 रुपये पर मंथ के। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि लगभग 1 लाख रुपए एक डिस्ट्रीब्यूटर अर्न करता है एक महीने के, जिसमें खास बात यह है कि वो अपनी ही लोकेशन पे है। मतलब वो कोई बड़े शहरों में नहीं जा रहा, जैसे कि बॉम्बे चले गया, दिल्ली चले गया, चेन्नई चले गया, या फिर अमेरिका चले गया, कनाडा चले गया, कि वहां पे जाके 1 लाख रुपए कमा लिया। अपने ही लोकल एरिया में रहकर एक डिस्ट्रीब्यूटर 1 लाख रुपए महीने के कमाता है, राइट। चलिए ये भी मैं मान लिया कि कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि खुद तो वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में उसने 100 लोगों को और भी तो मौका दिया कि वो लोग भी ग्राहक सुविधा केंद्र खोल के अर्निंग कर सके, 20-25 हज़ार वो भी लोग अर्न कर सके। तो वहाँ पे वो खुद तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, मतलब खुद तो एक एंटरप्रेन्योर बन रहा है, साथ के साथ में वो और भी एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज भी कर रहा है। बड़ी बात ये है, अब एक छोटे से शहर में रह के अगर 1 लाख की अर्निंग होती है, ये टोटल पूरी सेविंग है। कैसे? क्योंकि वो छोटे शहर में उसका खुद का गांव है या फिर घर है, तो वहाँ पे उसका खर्चा पानी नहीं लगता, जितना एक बड़े शहर में रहने का ही कम से कम, और रहने और खाने पीने का ही कम से कम 25-30 हज़ार रुपये लग जाते हैं। छोटे शहरों में वो पूरे के पूरे बच जाते हैं। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा कि वो अपने एरिया में रह रहा है, तो वो उसकी जितने भी समाज के काम है, जैसे सामाजिक काम होते हैं, जैसे रिश्तेदारी हो गई, शादी ब्याह, वो सारे काम अटेंड भी हो रहे हैं, बढ़िया सामाजिक बंधन भी निभा रहा है, और साथ के साथ में कमाई भी कर रहा है। और तीसरा एडवांटेज जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो खुद तो कमा रहा है लेकिन और लोगों को भी तो कमाई का मौका दे रहा है।
लोग और भी कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सोशल वर्क भी हो रहा है, नाम भी तो हो रहा है, और छोटे शहरों में नाम भी बहुत बड़ी बात है। चलिए अब मैं एक और प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 1 लाख भी बहुत बड़ी बात है भाई साहब। मैं इस पे भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ कि चलो ठीक है, इसका भी मैं 50% कर देता हूँ, ठीक है, कि चलो इसका भी आधा 50% ही वो अर्न कर पाए। तो मोटा मोटा 1 लाख का 50% हुआ, सॉरी 1,13,000 का 50% हुआ 56,000 रुपये। इसको भी मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, 50,000 रुपये महीना। एक डिस्ट्रीब्यूटर 50,000 रुपये महीना अपनी प्लेस पे अपने लोगों के बीच में काम कर रहा है, रेस्पेक्टेबल काम, वाइट कॉलर जॉब, समाज में भी इज्जत, और साथ के साथ लोगों को भी एक मौका दे रहा है कि वो लोग भी अर्न कर सकें। तो आई होप आप सब लोग मेरे समझाने का पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मेरा मेन पॉइंट क्या है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप खुद तो अर्निंग करिए, साथ में लोगों को भी एक मौका दीजिए कि वो लोग भी अपना एंटरप्रेन्योर बन के अपना खुद का काम चालू करें। लोगों को जॉब सीकर ना बना के लोगों को जॉब प्रोवाइडर बनाइए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो नंबर 3 को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो नंबर 1 में मैंने कंपनी का इंट्रोडक्शन बताया था, और वीडियो नंबर 2 में मैंने एक ग्राहक सुविधा के अंदर कितना कमा सकता है उसका मैंने पूरा समरी बताई थी, और वीडियो नंबर 3 में मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूटर का टोटल इनकम कितनी बनती है वो भी मैंने आपको बताया। और वीडियो नंबर 4 का आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो नंबर 4 भी जरूर देखिएगा, वहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कितना अर्न करता है। तो दोस्तों, आपके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट और लैंडलाइन नंबर आपको दिए गए हैं, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो आप बेझिझक होकर पूछिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और इसको क्लियर समझ लीजिए कि हाँ इसमें हमारी अर्निंग कैसे है। तो वीडियो नंबर 4 पे मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।